बात करते हैं C4 साइकिल हैच एंड स्लैग पाथवे। C3 साइकिल हम पढ़ा चुके हैं बेटा, उसका लेक्चर ज़रूर देखिएगा आप लोग। C4 साइकिल हैच एंड स्लैग पाथवे, इसमें क्या होता था C4 साइकिल में, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें दो सेल इन्वॉल्व होते हैं। टू सेल इन्वॉल्व, वन इज़ मेसोफिल सेल, अदर इज़ बंडल शीथ सेल। एक मेसोफिल सेल होता है, एक बंडल शीथ सेल होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है इसका, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड मैलिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा C4 साइकिल। अब इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन दो जगह चलती है, एक मेसोफिल सेल में, एक बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पे जो है एनाटॉमी नेचर ने चेंज कर दी थी। वो क्या किया था ये मैं बता रहा हूँ अभी, कि जो मेसोफिल है यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है PP, और जो बंडल शीथ में होता है ये होता है रिबिस्को। लेकिन अगर हम लोग C3 साइकिल की बात करें तो C3 साइकिल जो हो रही थी वो मेसोफिल सेल में हो रही थी, और वहाँ पे जो एंजाइम था उसका नाम था रिबिस्को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मेसोफिल सेल में इस बार PP नेचर ने चेंज कर दिया, क्योंकि इसकी एनाटॉमी चेंज होती, क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। इसकी एनाटॉमी की पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हमें डिटेल ज़्यादा समझ में आएगा कंसेप्ट क्या था। अगर हम लोग मोनोकॉट में जाएं तो हम लोगों ने देखा था तीन चीज़ें हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एपिडर्मिस, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मेसोफिल सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वैस्कुलर बंडल, अगर याद हो ये हमने एनाटॉमी में पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस फर्दर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, जिसका नाम होता है एडैक्सियल एपिडर्मिस, दूसरा हो जाती है एबैक्सियल एपिडर्मिस। खास बात यह है एडैक्सियल, एडैक्सियल D आ गया, D का मतलब होता है कि डॉर्सल, और एबैक्सियल B आ गया यानी बीलो, यानी वेंट्रल सरफेस। तो ये मैंने आउटर लेयर, यानी कोई लीफ जो होती है, लीफ अगर हम लोग लीफ की बात करें तो जिस पे लाइट पड़ती है वो डॉर्सल सरफेस होता है। जो स्टोमेटा इस पे होते हैं, स्टोमेटा की एक ख़ास बात होती है कि वो लाइट से डरते हैं, तो वो स्टोमेटा नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है एपिडर्मिस है, तो हम लोग बोलेंगे ऊपर वाली एपिडर्मिस है तो एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक, और ये नीचे वाली जो है ये है एबैक्सियल। अब इसी में मेसोफिल सेल होते हैं। अगर हम लोग मेसोफिल सेल की बात करें, पैरेंकाइमा के बने होते हैं, तो दो होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड मेसोफिल या पैलिसेड पैरेंकाइमा, और एक होती है स्पॉन्जी पैरेंकाइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। अब ये जो है ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस यानी एडैक्सियल एपिडर्मिस, इसके ऊपर जब ये लीफ की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है क्यूटिकल भी होगी, क्यूटिकल की भी लेयर होगी, क्योंकि ट्रांसपायरेशन से रोकना है। अब यहाँ पे जो लेयर होती है मेसोफिल सेल की, पैलिसेड वाली, ये इलॉन्गेटेड होती है, पैरेलल होती है, एडैक्सियल से चिपकी होती है, जो बिल्कुल हमें दिख रहा है, इस तरह से पाई जाती है। अब उसके बाद अगर हम लोग इसके नीचे बात करें, बीच वाली जो सेल्स होती हैं राउंड होती है, ओवल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, गैसेस एक्सचेंज मैक्सिमम होता है, और यहीं पे स्टोमेटा की ओपनिंग पाई जाती है नीचे वाली सरफेस पे, क्योंकि मैंने बताया था जब लाइट ऊपर से पड़ती है तो स्टोमेटा कहाँ भाग के आते हैं, नीचे। अब यहाँ पे यानी एयर कैविटी है, राउंड है, ओवल है, तो हम लोग बोलते हैं इसको कौन सी पैरेंकाइमा है, ये स्पॉन्जी पैरेंकाइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। नहीं समझ पाए?
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहीं पे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये लूजली अरेंज हैं, दिख रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे नेचर ने इस वजह से बनाया था इसको, क्योंकि यहाँ से इसको एक्सचेंज करना था गैसियस को, इस वजह से लूज बनाया था ताकि एयर इजीली पास आउट हो जाए इन्वायरमेंट में। और यहीं पे हमारा जो है वैस्कुलर बंडल था। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ इसमें एक लेयर होती है जिसका नाम होता है बंडल शीथ सेल। मोर देन 2 लेयर्स होती हैं, बंडल शीथ सेल बोलते हैं हम लोग। ये भी थिक होती है, इम्परवियस होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक, क्या नाम है इसका बेटा? बंडल शीथ सेल। अब इसमें था, याद रखना, BLC, और मेसोफिल में याद रखना MSC। B से हो जाएगा बेटा बंडल शीथ सेल, L से लार्ज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? लार्ज बट लेस डेवलप्ड ग्रेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। BLC से बंडल शीथ सेल में लार्ज क्लोरोप्लास्ट होंगे बट लेस डेवलप्ड ग्रेना। और मीजो MSC मीजोफिल सेल में बेटा स्मॉल क्लोरोप्लास्ट बट हाई डेवलप्ड ग्रेना। ठीक, जस्ट रिवर्स स्टेप है। बंडल शीथ सेल BLC, बंडल शीथ सेल लार्ज क्लोरोप्लास्ट बट लेस डेवलप्ड ग्रेना। मीजोफिल सेल स्मॉल क्लोरोप्लास्ट बट हाई डेवलप्ड ग्रेना। ये एनाटॉमी होती है। इसमें क्या हुआ कि नेचर को पता था ये बात, क्योंकि रिबिस्को जो एंजाइम होता है बेटा, नेचर ने यहां पे चेंज क्यों किया? क्योंकि जो रिबिस्को एंजाइम होता है, कौन? रिबिस्को। अब रिबिस्को को नेचर ने बंडल शीथ सेल में यहां पे रिबिस्को को बना दिया। अब ये ऑक्सीजन से दूर है, बिल्कुल स्टोमेटा से दूर है, गैसेस यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होगी। और ये जो मीजोफिल सेल थे यहां बेटा, मीजोफिल सेल में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे रिबिस्को एंजाइम, हमने बताया था तुम लोगों को कि रिबिस्को एंजाइम जो होते हैं इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है ऑक्सीजन और CO2 के कंसंट्रेशन पे। तो नेचर ने क्या किया, इस वाले मीजोफिल सेल में PP बना दिया। क्या बना दिया? PP। क्योंकि अगर रिबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है बेटा तो हो जाता है फोटो रिस्पायरेशन, और इस प्रोसेस में C2 साइकिल बोलते हैं, इसे बनता है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस वजह से नेचर ने, अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ये हमारी एनर्जी खर्च करके तब जाके एक कंपाउंड बनाती है, लेकिन कोई ATP OTP का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि एनर्जी यूज कर लेती है हमारी जो है। तो ये हम, अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो हमारा खाना नहीं बनेगा। तो इस वजह से नेचर ने क्या किया कि यहां जो मीजोफिल सेल हैं इसके अंदर PP बनाया जाए, क्योंकि PP की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से होती नहीं। तो नेचर ने उल्टा कर दिया था, यहां पे इसकी एनाटॉमी उल्टी कर दी थी कि मीजो जो बंडल शीथ सेल है ये तो दूर है स्टोमेटा की ओपनिंग से, तो यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम, CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी जो है। क्योंकि अगर रिबिस्को में यहां पे अगर रिबिस्को बना देते तो ये ऑक्सीजन यहां पे स्टोमेटा है, यहां से एक्सचेंज होना है तो रिबिस्को बाइंड कर जाता ऑक्सीजन से, तो फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस चलने लगती है, यानी C2 साइकिल। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिससे हमारा खाने का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से नेचर ने इसकी एनाटॉमी चेंज कर दी थी कि तुम एक काम करो, तुम PP ले लो, इसको रिबिस्को दे दो। अब हम लोग आके बात करते हैं डिटेल में जो है, आगे की बात करें अगर, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, समझते रहिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ टफ नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिएगा जो रिएक्शन कैसे होती है, कौन सी एंजाइम कहाँ होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा। ये है बेटा जो है मीजोफिल सेल। कौन से सेल हैं? मीजोफिल। यहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट से हमको मिली CO2, यहाँ पे मीजोफिल सेल में क्या पाया जाता है बेटा? PP। CO2 बाहर से आई, PP से कंबाइंड हुआ, एंजाइम कौन सा होगा? पेप्को बोल देते हैं हम लोग शॉर्ट में, पेप्को। फॉर्मेशन हो जाता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये सवाल, यानी ये इनिशियल स्टेप है, तो इनिशियल स्टेप ऑफ कार्बोक्सिलेशन पूछा जाएगा आपसे
कि इनिशियल स्टेप ऑफ कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, तो बताना मेसोफिल सेल में। अब यहाँ पे मेसोफिल सेल में फॉर्मेशन हुआ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का, तो ये भी पूछा जाएगा क्योंकि पीपी में कार्बन कितने होते हैं बेटा 3, एक कार्बन बाहर से कंबाइंड हुआ, कार्बन कितने हो गए 4, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया मेसोफिल सेल में। फर्दर ये टूट जाते हैं मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन के होते हैं, यानी स्टेबल कंपाउंड होता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट होते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं इससे। अब यहाँ पे जो सेल है बेटा उसका नाम है क्या, बंडल शीथ सेल। कौन सा नाम है बेटा, बंडल शीथ सेल। अब ये बंडल शीथ सेल में आ गए मैलिक एसिड, तो ये भी पूछा जाएगा कि कौन ट्रांसफ़र होता है, तो बताइएगा मैलिक एसिड ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यही मैलिक एसिड यहाँ पे होता है बेटा डिकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि डी मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन अगर रिएक्शन केमिस्ट्री की बात करें तो उसका रिएजेंट होता है CaO + NaOH। ये रिएक्शन बहुत आसान होती है, आप लोग करा सकते हैं। अब यहाँ पे जब डिकार्बोक्सिलेशन हुआ एक CO2 तो निकल गया बेटा, जो हमें दिख रहा है एक CO2 निकल गया ये डिकार्बोक्सिलेशन में, एक CO2 यहाँ आ गया और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है पायरुविक एसिड का। जो पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनते हुए अभी हम लोगों ने देखा था, की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। फर्दर ये ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा किसमें, मेसोफिल सेल में। किस सेल में, मेसोफिल सेल में। उसके बाद पीपी में बन जाते हैं, यानी ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे जैसे ही डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, ये सेल है बंडल शीथ सेल, इसमें एंजाइम कौन सा था, रिबिस्को था। अब CO2 यहाँ पे है, अब यहाँ पे साइकिल कौन सी चलेगी, C3 साइकिल, क्योंकि C3 साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था 3 स्टेप कार्बोकार रेड रीजन में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो RuBP बाइंड हुआ CO2 से, बना दिया फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, क्या, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ग्लूकोज नहीं, यहाँ पे बनता था PGA का फॉर्मेशन हुआ तो 2 मॉलिक्यूल PGA बनेगा। अब यानी फर्दर ये रिएक्शन चलती रहेगी, ये मैंने बढ़ाया है पिछले लेक्चर में, आप वहाँ देख सकते हैं। तो यानी ये रिबिस्को बाइंड के, यानी यहाँ कार्बोक्सिलेशन पूछा जाएगा बेटा आपसे कि इनिशियल स्टेप ऑफ कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, तो बताइएगा मेसोफिल सेल में। यहाँ भी कार्बोक्सिलेशन होता है क्योंकि C3 साइकिल चल रही है। इस वजह से मैं कहता हूँ यहाँ पे तुम लोगों से कि मेसोफिल सेल में एंजाइम PP पाया जाता है, बंडल शीथ सेल में रिबिस्को पाया जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है। और इसमें क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे भी बेटा ATP खर्च होते हैं, ATP से ADP बन जाता है। तो यहाँ पे वहाँ पे अगर हम लोग C3 साइकिल की बात करें तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP + 2 NADPH हम लोगों को खर्च करने पड़ रहे थे, बल्कि C4 साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए हम लोगों को 5 ATP, 3 तो ये वाले 2 इधर, 5 ATP + 2 NADPH खर्च करने पड़ते हैं। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 30 ATP और 12 NADPH, जबकि यहाँ कितना हो जाएगा 18 ATP और 12 NADPH। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। ठीक है, ये है C4 साइकिल, बहुत ही आसान है जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जो है PP यहाँ पे एंजाइम था, ये पूरी रिएक्शन चलती रहती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनाटॉमी नेचर ने इसी वजह से चेंज की थी कि जो है ऐसा ना करता अगर नेचर, तो जाहिर सी बात है घाटा बहुत होता। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग C2 साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं बेटा, डिपेंड करती हैं। जैसे मान लो अगर हाई O2 है, लो CO2 है, हाई O2 लो CO2। अब अगर रिबिस्को एंजाइम बाइंड करेगा, ठीक, तो बना देता है बेटा 2 मॉलिक्यूल PGA जो फर्दर टूट जाते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन है बेटा, ये 5 कार्बन होते हैं प्लस एक CO2, O2 है ना, O2 है। ठीक है, तो यहाँ 5 कार्बन। अब ऑक्सीजन की अगर मात्रा ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये ब्रेक हो जाते हैं जो है
यहाँ से नहीं, डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, फास्फो ग्लाइकोलिक एसिड प्लस पीजीए। पीजीए में कितने कार्बन? 3, इसमें 2 कार्बन। मेन जो कंपोनेंट इसका होता है ये होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है C2 साइकिल, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक, लेकिन अगर यही कंडीशन हो, हाई CO2 हो, लो O2 हो, अब RuBP रिबिस को अगर बाइंड करे तो नॉर्मल रिएक्शन चलेगी, C3 साइकिल चलेगी। तो C3 साइकिल हर प्लांट में पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं बनता है, कोई एटीपी नहीं बनती है, बल्कि हमारे ही प्रोसेस, हमारी एटीपी को ये खर्च करके प्रोडक्ट बनता है। इस वजह से ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? C3 प्लांट्स में हो सकती है, C4 में नहीं हो सकती है। C4 की एनाटॉमी अलग थी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर पढ़िएगा। ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल भी साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम लोग PS1 की बात करें सिर्फ, वो भी साइक्लिक प्रोसेस था। ठीक है, C3 C4 भी साइक्लिक है। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।